लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक देख चुके थे कि रिफ्रैक्शन के इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन के इफेक्ट तो नहीं, कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, तो ये हम देख चुके थे कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, यानी कि अभिलंब से दूर की ओर झुक जाएगी, और जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें आपने ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है क्या, अपेरेंट डेप्थ, यानी कि आभासी गहराई। क्लियर हुई? तो क्वेश्चन है कि अपेरेंट डेप्थ यानी कि आभासी गहराई क्या होती है। तो देखो जैसे मान लो कि ये कोई पानी से भरा हुआ एक बर्तन, ठीक है, और यहां वाले लेवल से डी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक वस्तु रखी। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है रियल में यहां पर रखा हुआ है। अब हमारी आई है कुछ यहां पर, और इस आई से हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखने की ट्राई करते हैं। तो देखो कैसे नजर आएगा। तो देखो अगर कोई लाइट रे इससे निकलेगी और अगर एकदम सीधी जाएगी यानी कि एकदम नॉर्मल के हिसाब से आएगी, तो कैसे निकल जाएगी, एकदम सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो अब सेकंड में क्या होगा, ये देखो ये लाइट रे यहाँ गई और ये लाइट रे ऐसे बैंड होकर यहाँ, तो आप देखो ऐसा क्यों हुआ। देखो क्या, ये इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे, ये जो वस्तु है इससे निकलने वाली क्या है, प्रकाश की किरण। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों, देखो मुझे ये वाला जो ढक्कन है मार्कर का तभी नजर आएगा जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी, यहां से टकरा के मेरी आई के अंदर आएगी। क्लियर हुई ये चीज? तो मुझे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ठीक है, तो देखो इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु से लाइट निकली। अब देखो अब ये क्या है अपना, वाटर यानी कि जल, और बाहर की तरफ अपना क्या है, पूरा का पूरा एयर यानी कि वायु। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो होगा क्या कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, यानी कि जल से वायु में जा रही है। तो देखो जल एक तरह से इसके कब, देखो अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये वाला कैसा मीडियम है, डेंसर यानी कि सघन, और ये वाला कैसा है, रेयर यानी कि विरल। ये चीज आप लोगों को पता है। अब देखो अब हो क्या रहा है, लाइट कहां से जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो देखो इसका ओरिजिनल रास्ता तो ये था, लेकिन क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो देखो ये क्या हुआ, हल्की सी नॉर्मल से दूर की तरफ क्या हो गई, बैंड हो गई। तो क्वेश्चन ऐसे हुआ क्या, तो देखो हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो कुछ इस तरह से कार्य करता है कि जहां से देखो जिस साइड से लाइट आती हुई नजर आएगी, ठीक है, मतलब हमारी आई पर जिस साइड से लाइट पहुंच रही है, हमारा माइंड कहता है कि ऑब्जेक्ट वहीं पर है। ठीक है, ओरिजिनल में ऑब्जेक्ट कहां है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा माइंड हमें ये बताता है कि कहां पर आप, कहां से, किस डायरेक्शन से आपकी लाइट रे आ रही है, उसी जगह पर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो गौर से देखो आप, देखो अगर आप इस लाइन को देखो, इस वाली डायरेक्शन को आप पीछे की तरफ बढ़ाते हो, तो देखो एकदम जो सीधी लाइन बन रही है, उस सीधी लाइन इसको यहां कट करा या नहीं करा, यहां पे कर। तो देखो अब हमारे माइंड को नहीं पता कि ये लाइट ऐसे मुड़ के ऐसे आएगी, क्योंकि ऐसे इस तरह से हमारा माइंड जो है वर्क नहीं करता। हमारा माइंड क्या जाएगा, अच्छा ये इस सीधे रास्ते से आ रहा है, तो इस सीधे रास्ते को आगे की तरफ बढ़ाते जाओ, और यहां पर से यानी कि इस डायरेक्शन से ही हमारा, इस डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। देखो रियल में तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन जब अपन इसको इस तरह से कोई वाटर भरे हुए कंटेनर के अंदर बाहर से देखते हैं, तो हमें ये यहाँ नजर नहीं आता, ये कहाँ नजर आता है,
यहाँ नजर आता है, और ये वाली इसकी इमेज क्या कहलाती है, O डैश कहलाती है। देखो हुआ क्या, रियल में ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी थी, D है ना, लेकिन क्योंकि ये वाटर से एयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हुआ, और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पर, एकदम सीधा सीधा प्रोड्यूस करने पर ये कहाँ मिला, इस लाइन को यहाँ, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा। आपके आई को ऑब्जेक्ट यहीं पर नजर आएगा। तो क्या ये रियल में ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये कैसा है, अपेरेंट, यानी कि ये कैसा है, आभासी। तो देखो रियल में तो आपकी डेप्थ थी D, और ये यहां से लेके जो यहां तक एक तरह से हमें नजर आ रही है, ये वाली क्या हो गई, D डैश। समझ आ गई नहीं, ये क्या हो गया, D डैश। अब हमें ये बताना है कि आखिर इस D डैश और D में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपको कोई ये पूछे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर कोई भी पानी से भरा हुआ, वाटर से भरा हुआ कंटेनर है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, तो जो उसकी रियल डेप्थ होगी, जो वास्तविक गहराई होगी, उससे कम गहराई पर, यानी थोड़ा सा ऊपर की ओर हमें क्या होगा, नजर आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, लाइट रे का रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन हो रहा है। क्लियर हुई थी। अब क्वेश्चन है कि आखिर क्या इस डी और डी डैश में कोई रिलेशन हो सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गौर से देखो, ये वाला एंगल हमारा क्या है, आई, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, आ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि देखो साइन आई अपॉन साइन आर, क्या हमने मान लिया कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 वो क्या है, म्यू, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 वो हमेशा क्या होता है, 1। याद रखिए कि वायु यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैंने क्या मान लिया, म्यू। तो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, यानी कि अगर मैं स्नेल का नियम लगाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा वहां से कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, वो क्या होगा, n2 अपॉन n1। n2 मतलब जिस मीडियम में लाइट रे गई है, कौन से मीडियम में गई है, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, तो यहां लिख लीजिए 1 अपॉन, कहां से आई थी, वाटर से, ये क्या है, n1 क्या है, म्यू, तो ये क्या हो गया अपना म्यू, ठीक है। यार अपने क्या पता चला कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन म्यू। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देख, अब ये O है, ये O डैश है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं A, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं क्या, B। क्लियर हुआ ये, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले कि इस ट्राइंगल को देखो आप, ये A, ये B, और ये यहां पे क्या है अपना O, दिख गया आपको, O, A और B, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोगों को। अब आप गौर से देखो, ये यहां से ऐसे ऐसे देखो, ये वाला पूरा एक Z बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो ये वाला एंगल I है, तो ये वाला एंगल यहां पर, ये वाला एंगल भी क्या होगा, I, क्यों, क्योंकि ये क्या हुए, अल्टरनेट एंगल हुए, एकांतर कोण हुए, यानी ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया, I। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं इस ट्राइंगल के अंदर tan I क्या होगा, ठीक है, यानी ये जो एंगल है अपना I, इसका tan थीटा क्या होगा। अब tan थीटा तो क्या होगा कि इसके सामने वाली साइड क्या है अपनी, AB अपॉन बेस, यानी कि आधार कितना है, A को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इसके बाद देखिए इस ट्राइंगल को अपन देखते हैं, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से, ये O डैश, ये A, ये B। अब गौर से देखो, ये वाला एंगल R, ये वाली लाइन और ये वाला, तो देखो ये वाला एंगल भी क्या होगा, R, क्यों, ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है संगत। तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, कि दो पैरेलल रेस लाइन को जब एक लाइन कट करे, तो ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। तो देखो ये वाला एंगल भी यहाँ पे क्या हो गया, R। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या पता चला कि इस ट्राइंगल में tan R क्या होगा,
गौर से देखो, tan r क्या होगा, ए बी अपॉन ए ओ डैश, क्या हो गया ये, ए बी अपॉन ए ओ डैश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन याद रखने हैं, क्या, कि साइन थीटा और टेन थीटा अगर जब आपस में इक्वल होते हैं, कब, और किसके इक्वल होते हैं, थीटा के, जब आपका थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो देखो जब आपका थीटा स्मॉल होता है तब साइन थीटा और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। क्लियर हुई ये चीज। अब आप गौर से देखो, यानी इसका मतलब क्या है कि देखो यहां में टेन आई को, यहां पे देखो एंगल कितना है अपना आई, तो देखो आई किसके इक्वल हुआ, ए बी अपॉन, अब गौर से देखो ए ओ क्या है, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है अपनी, डी, ठीक है। तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए बी अपॉन डी। इस तरह देखो इस इक्वेशन गौर से देखो, यहां पे देखो आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए बी अपॉन ए ओ डैश, तो ए ओ डैश किसके बराबर है, डी डैश, तो यहां पे ये किसके बराबर आ गया, डी डैश। देन आई की वैल्यू क्या हो गई, ए बी अपॉन डी, और आर की वैल्यू क्या हो गई, ए बी अपॉन डी डैश। अब देखो यहां पर देखो साइन आई और साइन आर है, तो देखो साइन थीटा को भी अपन थीटा लिख सकते हैं, तो देखो यहां पर ये क्या हुआ, आई अपॉन आर, साइन आई हो गया हमारा आई और साइन आर हो गया आर, ये किसके इक्वल आया, 1 अपॉन म्यू। अब अपन क्या करते हैं, वहां से आई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन डी डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन डी डैश, ये किसके इक्वल आया, 1 अपॉन म्यू के। तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, और गौर देखो ये क्या हुआ, डी डैश ऊपर चला जाएगा, डी क्या आ जाएगा नीचे, तो ये क्या आया, डी डैश अपॉन, यानी देखो डी डैश अपॉन डी किसके इक्वल आया, 1 अपॉन म्यू के। इसका मतलब डी डैश किसके इक्वल आ गया, डी अपॉन म्यू। समझ में आई ये चीज। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या आया कि देखो ये तो आपको सब बताएंगे क्या, कि भाई जब भी किसी चीज को आप लिक्विड में रखते हो, ठीक है, तो एयर से देखने पर क्या होगा, वो चीज ऊपर की ओर नजर आएगी। क्लियर हुई चीज। लेकिन यहाँ पर जब आप कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करेंगे, नीट हो या जेई हो, तब जो न्यूमेरिकल आएंगे तब किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है अपैरेंट डेप्थ का, तो ये इस तरह से, यानी आभासी गहराई जो होगी, मतलब वास्तव में अगर डी डिस्टेंस पर रखा हुआ होगा कोई ऑब्जेक्ट, और अगर आप उसकी गहराई देखोगे और आपको इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो जो होगा डी डैश और डी की रिलेशन क्या होगा, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू के बराबर। तो देखिए बोर्ड के हिसाब से तो जो ये थ्योरी है वो सारी की सारी मैंने आपको बता ही थी कि बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, लेकिन ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है ये आपके क्या आएगा, कॉम्पिटिशन्स के अंदर आएगा। ठीक, तो आप पॉज करके एक पूरे का पूरा डेरिवेशन कर लें, क्योंकि डेरिवेशन करने से क्या है, हम चीज कभी भूलते नहीं है कि डी डैश क्या होगा, डी अपॉन म्यू के बराबर। तो देखो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि डी डैश और किसके बराबर होता है, डी अपॉन म्यू के, तो इस पे बेस पे छोटा सा एग्जांपल लूंगा। अभी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाने स्टार्ट नहीं करे, लेकिन क्या है आपको फील दिलाने के लिए वास्तव में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो आपको क्या बोला गया है कि 8 मीटर की डेप्थ यानी कि 8 मीटर की गहराई पर एक ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है। ये जो लिक्विड है कुछ भी हो सकता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 4/3। आपको बोला गया है कि ये वाला देखो, ये चीज अपन श्योर है कि अपन इसको यहां से देख रहे हैं तो ये अपने को यहां पर नजर नहीं आएगा, ये क्या होगा अपनी हाइट से जो अपनी गहराई है उससे क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर नजर आएगा, अपनी जो ओरिजिनल डेप्थ होगी इससे कम डेप्थ पे नजर आएगा। तो अपने को बताना है कितनी डेप्थ पे नजर आएगा। तो देखो डायरेक्ट अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो डी डैश किसके इक्वल आया, डी कितना है हमारा 8 मीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो देखो डी डैश कितना आया 8 × 3 अपॉन 4, यानी कि ये कितना आया 6 मीटर। यानी इसका मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट 8 मीटर पे रख रखा है, ये जो है कुछ यहाँ पर, यानी यहाँ से कितनी डेप्थ पर 6 मीटर पर ही आपको क्या हो जाएगा, नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 मीटर इस केस में क्या हो गई, अपैरेंट डेप्थ हो गई, यानी कि आभासी गहराई। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है कि देखो आपको बोल रखा है कि हम पढ़ तो वही अभी अपैरेंट डेप्थ ही रहे, लेकिन आपको बोल रखा है कि देखिए डी डेप्थ पर अपना एक ऑब्जेक्ट है,
और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v, मतलब ये नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, कोई उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी कितनी दे रखी है v। अब आपको पूछा गया है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के अंदर ही जो है ये जो ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको पूछा गया है कि जो इमेज होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमें क्या पता है कि d डैश किसके इक्वल हुआ, d बाई म्यू। अब क्वेश्चन है कि ये जो वेलोसिटी है v, ओके, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूं। अब मैं इस d को क्या ले लेता हूं, y ले लेता हूं, वरना क्या सारा कन्वेंशन एक हो जाएगा। तो एक तरह से ये हाइट क्या हो जाएगी y डैश और ये क्या होगा y, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बस नोटेशन चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन है v क्या है, तो देखो v जो है वो है अपना dy अपॉन dt, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या फिर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में जो आपके परिवर्तन की दर होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। तो v किसके इक्वल हुआ, dy अपॉन dt, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये क्या आया, dy डैश अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू dy अपॉन dt, ठीक है। तो देखो dy डैश अपॉन dt क्या हुआ, गौर से देखिए, ये हुआ आपका v डैश, ठीक है, और ये क्या आया 1 अपॉन म्यू इंटू v, यानी ये क्या आ गया v अपॉन म्यू। यानी एक तरह से हमें क्या पता चला कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर v है, इस तरह के केस में, जो कि यहाँ पे y डेप्थ पे रखा हुआ है, y गहराई पे रखा हुआ है, और अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर चलेगा, तो जो इमेज भी, देखो इमेज भी क्या होगी, ऊपर की तरफ चलेगी, लेकिन इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का क्या होगी, 1 अपॉन म्यू टाइम, ठीक है। तो ये चीज आपको